फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 डेज रैपिड फायर रिवीजन नोट्स की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में जनरल स्टडीज और हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। जितने भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं और डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज निकलती है उसके अंदर डिपार्टमेंट के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरटीआई हो जाएगा और भी डिपार्टमेंट के बहुत से रूल्स होते हैं। आप लास्ट में उसके बारे में और बीच में भी हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, टाइम आपके पास भी कम है और मेरे पास भी बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। डे 1 यहाँ पर एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए 1 से 50 जनरल स्टडीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन के ऊपर टिक भी लगाया है, इसीलिए लगाया है कि जिससे कि हम टाइम वेस्ट ना हो किसी क्वेश्चन में। सीधा सीधा मैं आंसर भी बताऊँ और डायरेक्ट हम उसको आगे रिवीजन के तौर पे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्पीड से हमें सोल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? तो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो व्हेन वाज द आरटीआई एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ था, जिसको हम कहते हैं आरटीआई एक्ट 2005। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, टाइगर है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम बताने वाला शब्द संज्ञा होता है। भारत की राजधानी क्या है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता है। इसके बारे में डिस्कस तो हमें करना ही चाहिए, खैर। दिल्ली। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्रिया किसे कहते हैं? तो व्हाट इज ए वर्ब? कार्य बताने वाला क्या होता है? क्रिया होती है। मतलब कोई काम हम करते हैं तो उसको क्रिया बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताइए किसने लिखा। व्हाट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो वो मून है। आगे बढ़ते हैं। सुंदर कौन सा शब्द है? तो ब्यूटीफुल इज विच टाइप ऑफ वर्ड? तो ये सुंदर एक विशेषण है, मतलब किसी की विशेषता बता रहे हैं सुंदर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पीकॉक है, बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ पीकॉक? आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? 28। अभी 2026 चल रहा है तो 28 भारत के अंदर राज्य हैं। मैं कौन सा सर्वनाम है? मतलब मैं में कौन सा सर्वनाम है? या आई इज विच टाइप ऑफ प्रोनाउन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? लोटस हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। वह किस प्रकार का स्वरनाम है? तो ये संकेत वाचक स्वरनाम है, वह संकेत दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल ट्रेडिशनल क्या माना जाता है? ट्रेडिशनल नेशनल गेम ऑफ इंडिया? तो वो हॉकी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। खाना शब्द किस रूप में है? टू ईट इज व्हाट फॉर्म? तो ये क्रिया है। खाना क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। क्रिया विशेषण जो होते हैं ना, हिंदी में क्रिया होता है। भारत के वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 के प्लस भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके संविधान में अनुच्छेद 448 से ऊपर है। अप्रोक्स नंबर ऑफ आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 448 448 से प्लस है। वह किस प्रकार का है? तो हमने कर लिया है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। आगे बढ़ती है। अच्छा शब्द क्या है? गुड इज व्हाट टाइप ऑफ वर्ड? तो ये विशेषण है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? लायन कैपिटल ऑफ अशोक? अशोक के चिन्ह को हम बोलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? हाउ मैनी हाउसेज इन इंडियन पार्लियामेंट? एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। 25। वे वे किस प्रकार का स्वरनाम है? दे इज विच प्रोनाउन? तो ये पुरुषवाचक स्वरनाम है। ये इंग्लिश में तो खैर मैं ये ऐसे कन्वर्ट नहीं करना था, हिंदी के क्वेश्चन हैं ये। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने इसको क्या कहते हैं,
डिजाइन किया था? हु डिजाइंड इंडियन नेशनल फ्लैग? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। नायडू भी इसका आगे नाम है नहीं। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो ये मीडियम साइज स्टार। आगे बढ़ते हैं। 28 तेज शब्द क्या है? फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वर्ड? तो क्या होगा? ये विशेषण होगा। तेज क्या होगा? किसी की विशेषता बताई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंटेड पीएम ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ पर है यूनेस्को का हेडक्वार्टर? पेरिस में है। राम क्या है? संज्ञा। अब ये क्या है? हमारा फर्स्ट रिवीजन है प्रैक्टिस यहाँ पर। राम क्या है? संज्ञा। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। चलना क्रिया है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लाल विशेषण है, मतलब किसी की विशेषता बता रहा है। ये लाल क्या है? विशेषण है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन प्रश्नवाचक स्वर्नाम है? भारत सबसे बड़ा राज्य, मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर किस राज्य में? तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह संकेतवाचक स्वर्नाम है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? 1901 1901 में। खुशी क्या है? संज्ञा है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। धीरे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में लागू हुआ। हम सर्वनाम है एक। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय, इसके द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके कौन सा कमीशन है? अभी नीति आयोग है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। ये हमने डे 1 फिनिश कर दिया। अब डे 2 पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे 2 एमसीक्यू 51 से 100 क्वेश्चन से। आरटीआई एक्ट का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। कब लागू हुआ था? ये 2005 में। क्वेश्चन बन गए, यहाँ से 2 बन गए। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ। आरटीआई एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ले सकते हो। आरटीआई एक्ट किस पर लागू होता है? तो ये गवर्नमेंट बॉडीज पर होता है, प्राइवेट पर नहीं होता, गवर्नमेंट बॉडीज पर होता है। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई के तहत सूचना देने वाला अधिकारी कौन होता है? हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई? तो वो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसको बोलते हैं पीआईओ भी बोलते हैं। आरटीआई आवेदन कितने दिनों में निपटाया जाता है? तो इसके लिए 30 दिन का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति आरटीआई डाल रहा है, अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप वर्किंग है और आपको उसकी आरटीआई का जवाब देना है, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप आरटीआई कहीं से ले रहे हो तो 30 दिन के अंदर आपको जवाब अगर नहीं मिलता है तो आप अपील कर सकते हो। यदि जीवन स्वतंत्रता का मामला हो तो आरटीआई का उत्तर कितने दिनों में देना चाहिए? टाइम लिमिट इन लाइफ एंड लिबर्टी केस, तो 48 घंटे के अंदर अगर किसी के जीवन से रिलेटेड कोई आरटीआई मांग रहा है तो उससे उसे आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट किस वर्ष संसद में पारित हुआ? आरटीआई एक्ट पास इन विच ईयर? 2005 में। आरटीआई के तहत अपील किसके पास की जाती है? अपील अंडर आरटीआई गोज टू फर्स्ट अपील अथॉरिटी को पहली अपील की जाती है, जिसको हम बोलते हैं। अब आते हैं, आरटीआई एक्ट किस देश के मॉडल से प्रेरित है? आरटीआई इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? तो स्वीडन के मॉडल से ली गई है ये। आरटीआई आवेदन शुल्क सामान्यतः कितना होता है? तो 10 रुपये का उसका शुल्क होता है। अगर कोई व्यक्ति आरटीआई मांग रहा है तो 10 रुपये का उसे एक पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा, तब उसको आरटीआई मिल जाएगी। मात्र 10 रुपये लगेंगे कम से कम। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कौन सी जानकारी नहीं दी जाती? नेशनल सिक्योरिटी इन्फो। अगर आप किसी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई आरटीआई मांग रहे हैं तो आपको वो आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाएगा। आरटीआई एक्ट की धारा 8 किससे संबंधित है? ये एक्सपेंशन से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत दंड किसे दिया जाता है? तो पीआईओ को दंड दिया जाता है। मतलब कि अगर आरटीआई एक्ट का या आरटीआई का कोई जवाब नहीं देता तो पीआईओ को उसका दंड दिया जाता है। आरटीआई में दूसरी अपील कहाँ की जाती है? तो दूसरी अपील कहाँ की जाएगी? आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन को दूसरी अपील की जाएगी। अगर जो पीआईओ उसका जवाब नहीं देगा तो इंफॉर्मेशन कमीशन को सेकंड आरटीआई के लिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, दूसरी अपील की जाएगी। सेकंड अपील इन फील्ड टू इंफॉर्मेशन कमीशन, याद रखना है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लोकेटेड एट, केंद्रीय सूचना आयोग कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। आरटीआई एक्ट की धारा 6 किससे संबंधित है? तो अपील एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, तो मतलब एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन से संबंधित है। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है? हु कैन अप्लाई आरटीआई? तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना मांग सकता है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। आरटीआई में सूचना किस रूप में मांगी जाती है आरटीआई में? इन विच फॉर्म इनटू कैन बी सॉल्व बोथ। आप इलेक्ट्रिक, आप ईमेल के थ्रू भी मांग सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर अगर उन्होंने आरटीआई का कोई पोर्टल लॉन्च किया है किसी भी डिपार्टमेंट ने तो आप वहाँ से भी आरटीआई मांग सकते हैं। और पोस्ट, बाई पोस्ट भी मांग सकते हैं। ये पुराना तरीका है बाई पोस्ट का, लेकिन अभी भी काफ़ी कारगर सिद्ध है ये। तो आरटीआई एक्ट की धारा 7 किससे संबंधित है? डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट से संबंधित है। सेक्शन 7 रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट आरटीआई एक्ट का ये से संबंधित है ये। अब आते हैं क्विक रिवीजन पे, आते हैं ये रहा फास्टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे अब हम यहाँ पर। आरटीआई एक्ट लागू क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में लागू होता है? होल इंडिया, पूरे इंडिया में होता है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। इसको थोड़ा सा आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जम्मू और कश्मीर में भी आरटीआई एक्ट अभी लागू हुआ है या नहीं हुआ, जब से वो धारा 370 और 35A खत्म हुई है। देख लेना इसके बारे में। पीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आरटीआई एक्ट में कितने अध्यक्ष हैं? तो 6 होते हैं। आरटीआई एक्ट में कितनी धाराएं होती हैं? कितनी धाराएं हैं, मतलब 31 धाराएं हैं, 31। फर्स्ट अपील टाइम लिमिट कितने की होती है? 30 दिन। 30 दिन तक अगर कोई डिपार्टमेंट जवाब नहीं देता है तो आप पहली अपील दायर कर सकते हैं। सेकंड अपील कब दायर करेंगे आप? 90 दिन के बाद अपील दायर करेंगे। आरटीआई किस अधिकार से जुड़ा है? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 से जुड़ा है। सीआईसी का प्रमुख कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का प्रमुख, चीफ का प्रमुख क्या पूछ लिया ये? तो देखना इसको। स्टेट लेवल बॉडी, स्टेट, अच्छा इस पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीआईसी का प्रमुख कौन होता है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। स्टेट लेवल बॉडी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। आरटीआई धारा 19 अपील। आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी किसमें लाता है? तो गवर्नेंस में लाता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अगर किसी भी डिपार्टमेंट से आप कोई भी जानकारी मांग रहे हो तो उससे ट्रांसपेरेंसी आती है और आपको जवाब दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। आरटीआई एक्ट अकाउंटेबिलिटी की बढ़ाता है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। आरटीआई में डिले पर पेनल्टी 250 रुपये पर डे पेनल्टी लगती है आरटीआई के तहत। अगर कोई जवाब नहीं देता, 30 दिन तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 250 रुपये पर डे की, और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगती है। आरटीआई एक्ट पब्लिक ऑथोरिटी डेफिनेशन गवर्नमेंट बॉडीज। आरटीआई एक्ट पब्लिक अथॉरिटी क्या लिखा है ये, डिफाइनिंग डेफिनेशन जो कुछ भी लिखा है, गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज होती है। मतलब इनको फंड कौन करता है? गवर्नमेंट बॉडी करती है। आरटीआई एक्ट कब नोटिफाइड हुआ? जून 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ। आरटीआई एक्ट रिप्लेस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक्ट था उसे रिप्लेस करके आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया। आरटीआई फिलिंग मोड, ऑनलाइन से भी आप आरटीआई ले सकते हैं, ऑफलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। आरटीआई रेस्पॉन्स लैंग्वेज सेम एज रिक्वेस्टेड जनरली,
मतलब कि किस लैंग्वेज में आप आरटीआई ले सकते हैं या आरटीआई का जवाब मांग सकते हैं। आप जिस भी भाषा में अगर आरटीआई मांग रहे हैं तो आपको आरटीआई मिलेगी। आरटीआई रिस्पॉन्स लैंग्वेज ये हो गया। आरटीआई एक्ट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। आरटीआई मिसयूज लीड टू पेनल्टी ऑफ ऑफिसर। अगर आरटीआई का मिसयूज करता है कोई तो उसको पेनल्टी किसको लगेगी, जिससे आरटीआई मांगी गई है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आरटीआई हियरिंग बॉडी इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, जिसको हम सेकंड अपील करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, सॉरी इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया है। आरटीआई एक्ट एम्पावर सिटीजन को एम्पावर करता है अपने अधिकार या जो भी उसके उसे जानकारी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से तो उसको एम्पावर करता है, वो जानकारी ले सकता है। आरटीआई स्कोप इंक्लूड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, किसी भी चीज़ की भी आप जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई एक्ट इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, नो पब्लिक इंटरेस्ट। आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट कब हुआ? 2019 में अमेंडमेंट हुआ आरटीआई एक्ट का। आरटीआई एक्ट नेचर स्टेचुअरी राइट होता है ये। आरटीआई हेल्प्स इन रिड्यूसिंग करप्शन। आरटीआई का इसलिए हेल्प करता है, करप्शन को कम करने के लिए आरटीआई बहुत कारगर सिद्ध होता है। आरटीआई एक्ट जैसे कि अगर किसी भी गांव के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई काम हुआ है और आपको लगता है कि इसमें करप्शन हुआ है तो आप आरटीआई से उसका जवाब मांग सकते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को उसका जवाब देना पड़ेगा। डे 3 आ गया है अब हमारे पास एमसीक्यू 10150 तक, मतलब 101 से 150 तक के एमसीक्यू चलेंगे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन सिस्टम एनईपी 2020 पूरा नाम क्या है? एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका नाम है, मतलब फुल फॉर्म है। एनईपी 2020 किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2020 में ही लागू हुई, नाम से स्पष्ट है। एनईपी 2020 ने पुरानी किस नीति को रिप्लेस किया? न्यू रिप्लेस्ड विच पॉलिसी? 1986 रिप्लेस किया। मॉडिफाइड कब हुई? 1992 में। नई शिक्षा नीति में स्कूल संरचना क्या है? तो नई जो शिक्षा नीति आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले 10+2 की स्टडी होती थी, अब क्या होगी? 5+3+3+4 कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से, क्वेश्चन में कुछ भी बन सकता है। 105 5+3+3+4 का पहला चरण क्या है? तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। पहला चरण मतलब ये 5 वाला फाउंडेशनल स्टेज है। आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशनल स्टेज में कितनी आयु होती है? तो 3 साल से 8 साल तक के बच्चों का फाउंडेशनल स्टेज में एडमिशन होता है, मतलब इस स्टेज में पढ़ते हैं। 107 एनईपी 2020 में किस पर अधिक जोर दिया गया है? एनईपी फोकस ऑन किसके ऊपर? तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर एनईपी 2020 का सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा किस कक्षा तक सुझाई गई है? मदर टंग रिकमेंडेड टिल क्लास 5th तक, प्रेफर किया जा सकता है 8th क्लास भाई मातृभाषा में पढ़ाने के लिए। एनईपी 2020 के अनुसार जीईआर टारगेट हायर एजुकेशन क्या है? तो 50% है। एनईपी 2020 के तहत कौन सा बॉडी बनाया जाएगा? विच बॉडी अंडर एनईपी? तो HECI। तो HCEI की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आ गया है तो HECI की फुल फॉर्म आ गई है अभी। तो बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी NEP 2020 में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन किस स्तर पर है? तो ये हायर एजुकेशन स्तर पर है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC का उद्देश्य क्या है? तो स्टोर क्रेडिट्स, आपके क्रेडिट्स को स्टोर करना इसका उद्देश्य है। एनईपी 2020 में एमफिल को क्या किया गया है? तो इसको एमफिल जो पहले एमफिल करते थे उसको अब रिमूव कर दिया गया, अब एमफिल नहीं कर सकते आप। एनईपी 2020 के अनुसार यूजीसी प्रोग्राम की अवधि क्या हो सकती है? तो बहुत 3 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, मतलब कि
ड्यूरेशन, ग्रेजुएशन की जो ड्यूरेशन रहेगी 3 साल और 4 साल दोनों ही रहेगी एनईपी 2020 के तहत। एनईपी 2020 में मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन किस में है? तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के अंदर है ये, यूजी प्रोग्राम के अंदर। तो एनटीए की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जो कि आपने देखा होगा कि कंपेटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर। एनईपी 2020 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो एनईपी बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री? एजुकेशन मिनिस्ट्री से संबंधित है ये। एनईपी 2020 में वोकेशनल एजुकेशन कब से शुरू हुई? तो क्लास 6 से शुरू हो गई है। एनईपी 2020 में बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी प्रमोट्स होलिस्टिक एजुकेशन। एनईपी होलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट करती है। ECCE फुल फॉर्म, ECCE की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी गोल क्लास 3 है। आगे बढ़ते हैं। तक तक क्या है? एक असेसमेंट बॉडी है। स्कूल कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, यस। क्लस्टर सिस्टम, डिजिटल लर्निंग प्रमोटेड, टीचिंग ट्रेनिंग, मैंडेटरी, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। बीएड की ड्यूरेशन 4 साल के ऊपर बात चल रही है, हालांकि हो गई है 4 साल की बीएड की कुछ जगह। एनईपी फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट पर, एनईपी फोकस कर रही है सबसे ज़्यादा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग प्रेफर्ड, एजुकेशन में मदर टंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ड्रॉप आउट रिडक्शन टारगेटेड, ओपन स्कूलिंग प्रमोटेड, कोडिंग फॉर क्लास, कोडिंग फ्रॉम मतलब कोडिंग कब से शुरू की जाएगी? क्लास 6 से। इंटर्नशिप फ्रॉम क्लास 6। रिसर्च इंफॉर्मेशन, एनआरएफ, नेशनल, एनआरएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एनआरएफ का पर्पज़ क्या है? प्रमोटिंग रिसर्च, रिसर्च को प्रमोट करने का पर्पज़ है। फॉरेन यूनिवर्सिटी अलाउड इन इंडिया, फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में अलाउड कर दिया गया है। सिंगल रेगुलेटर कौन होगा? HECI, एग्जाम फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड, स्ट्रेस, करिकुलम लोड रिड्यूस्ड, एक्सटर्नल लर्निंग प्रमोटेड, क्रिटिकल थिंकिंग फोकस एरिया, आर्ट इंटीग्रेशन एनकरेज्ड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इंक्लूडेड। इसको थोड़ा सा आप एक काम करना, मुझे पता है कि ये सर के ऊपर से जा रहा होगा ये, इसे आपको बस थोड़ा सा क्या करना है, ये जो टॉपिक है ना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप थोड़ा सा इसको यूट्यूब से पढ़ लेना थोड़ा डीप से, अगर आपके पास समय है तो इसको थोड़ा, जो भी टॉपिक अगर समझ में आए तो उसको थोड़ा बीच में पढ़ लेना। स्कूल एजुकेशन स्पेन 15 ईयर्स इंक्लूडिंग पर स्कूल, असेसमेंट टाइप फॉर्मेटिव प्लस समेटिव, एनईपी नेचर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। की एम क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, सबको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, ये एनईपी 2020 का मेन मोटिव है। तो आगे बढ़ते हैं। डे 4 MCQ 151 से 200 क्वेश्चन तक। यूनिवर्सिटी एक्ट क्या कहता है? व्हाट इज यूनिवर्सिटी एक्ट? तो लॉ एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि एक्ट, जो यूनिवर्सिटी का एक्ट जो कहता है वो कहता है लॉ एस्टेब्लिंग यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एक्ट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के द्वारा यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया जाता है। स्टेटस क्या होता है? व्हाट आर स्टेटस क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टेचूज या ऐसे हुआ। तो बेसिस लॉ प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सिटी ये होता है। ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? तो व्हाट एन ऑर्डिनेंस, डिटेल रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑर्डिनेंस। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस सर्वोच्च निकाय कौन है? हायर गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, और कोर्ट, पब्लिक कोर्ट भी हो सकता है, सब होता है, हो सकता है क्या। वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? मतलब वाइस चांसलर हु अपॉइंटेड
वीसी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट विजिटर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। रजिस्ट्रार का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन रोल ऑफ रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का रजिस्ट्रार का काम होता है। फाइनेंस ऑफिसर का क्या काम होता है? रोल ऑफ फाइनेंस ऑफिसर, तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी डिपार्टमेंट का, तो वो फाइनेंशियल मैटर को देखता है। यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या डिफाइन होता है? व्हाट इज डिफाइंड इन एक्ट, व्हाट इज डिफाइंड इन यूनिवर्सिटी एक्ट में, यहाँ पे वो लिखना भूल गए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गई। स्ट्रक्चर एंड पावर, वो फ्रेम स्टेटस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? यूनिवर्सिटी अथॉरिटी विद अप्रूवल, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा विद अप्रूवल से बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस किसका सर्वोच्च निकाय? यूनिवर्सिटी गवर्नेंस का सर्वोच्च निकाय कौन है? हायर गवर्निंग बॉडी, अच्छा तो हमने पढ़ ही लिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पब्लिक कोर्ट। ऑर्डिनेंस किससे संबंधित होता है? तो एकेडमिक प्रोसीजर से संबंधित होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस विजिटर कौन होते हैं? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हु इज विजिटर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विजिटर बोलते हैं। ऊपर आया था ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। एकेडमिक काउंसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? रोल ऑफ एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एकेडमिक मैटर्स को देखरेख करना। डीन किससे संबंधित होता है? डीन इज रिलेटेड टू फैकल्टी हेड, किसी भी फैकल्टी का हेड होता है डीन। 3 इडियट्स में आपने देखा होगा ना, वो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, किसी भी मतलब कि क्या कहेंगे हम, किससे संबंधित है? हाँ, फैकल्टी ऑफ हेड, फैकल्टी के हेड होते हैं, जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं तो उनके हेड होते हैं डीन। यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस का उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनेंस, एग्जाम्स, एग्जाम रूल्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्टेटस और ऑर्डिनेंस में क्या अंतर है? तो स्टेटस, ये सही से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इसको। ब्रॉडर, ऑर्डिनेंस, डिटेल्ड। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी कोर्ट क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सिटी कोर्ट? सुप्रीम बॉडी इन सम यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कोर्ट होता है, वो एक सुप्रीम मतलब हायर बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी कोर्ट। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? मेन रोल ऑफ यूजीसी फंडिंग एंड रेगुलेशन, ये इसका काम होता है यूनिवर्सिटी का। रेगुलेशन मतलब रूल एंड रेगुलेशंस बनाने का यूजीसी का काम होता है यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी एक्ट नेचर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स अप्रूव्ड बाय हायर अथॉरिटी, विजिटर, ईसी। ऑर्डिनेंस फ्रेम बाय एकेडमिक बॉडीज, ऑर्डिनेंस को फ्रेम किसके द्वारा किया जाता है? एकेडमिक बॉडीज के द्वारा। वीसी का टेन्योर कितना होता है? फिक्स टर्म होता है, यूजुअली 3 से 5 साल के बीच में। रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करता है? यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एकेडमिक काउंसिल करिकुलम डिसीजंस को देखती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। विजिटर पावर, इंस्पेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। चांसलर रोल, सेरेमोनियल हेड इन मैनी केसेस। प्रोटेक्टर रोल, मतलब कि प्रोटेक्टर का रोल क्या होता है? सॉरी, प्रोक्टर रोल, प्रोक्टर का क्या रोल होता है? डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। डिसिप्लिन मेंटेनेंस मतलब डिसिप्लिन को मेंटेन करना होता है। कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, कंडक्ट एग्जाम। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का क्या काम होता है? एग्जाम को कंडक्ट कराने का काम होता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। स्टेटसेस इंक्लूड सर्विस कंडीशंस। ऑर्डिनेंस इंक्लूड्स एग्जाम रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन रूल। मतलब ऑर्डिनेंस इंक्लूड एग्जाम रूल्स, एडमिशन रूल्स। ये सीधे सीधे 2-3 लाइन में क्विक रिवीजन के नोट्स बन गए हैं ये, चलिए पढ़ते हैं फिर भी। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, लिमिटेड ऑटोनॉमी,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट पास पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, सिंडिकेट एग्जीक्यूटिव बॉडी सम यूनिवर्सिटीज, सीनेट एडवाइजरी एकेडमिक बॉडी यूनिवर्सिटी बॉडी, यूजीसी एस्टेब्लिश्ड 1956 में यूजीसी एस्टेब्लिश किया गया। एनएएसी रोल क्या होता है? एक्सीडिटेशन। आईसीटीई रोल टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन करना होता है। आईसीआरआर सोशल साइंस रिसर्च। यूनिवर्सिटी रूल बॉडीज यस ऑर्डिनेंस। इसको आप पढ़ लेना थोड़ा। आइए यहाँ पे आते हैं इसके हम ऑप्शन में। इसको थोड़ा समझाने में आप समझ ही नहीं पाओगे इसको हम थोड़ा स्किप ही कर देते हैं। अभी सीधे हम एमसीक्यू पे जाएंगे। सर्विस रूल किससे संबंधित होते हैं? सर्विस रूल रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सर्विस रूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल सीएसएस किसके लिए लागू होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू होते हैं। लीव रूल्स किससे संबंधित है? ये छुट्टियों से संबंधित है, जो छुट्टियां ली जाती हैं। कैजुअल लीव सीएल जिसको बोलते हैं। व्हाट इज कैजुअल लीव? ये शॉर्ट लीव फॉर अर्जेंट वर्क। अगर आपको डिपार्टमेंट में कोई अर्जेंट वर्क पड़ता है तो आप एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा ऑफिस में, तो आपको शॉर्ट लीव मतलब जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अर्न लीव क्या होती है? अर्न लीव को क्या बोलेंगे हम? पेड लीव अर्न ओवर टाइम। मतलब कि अर्न लीव को आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है, कुछ दिन पहले। किसी डिपार्टमेंट के अंदर 15 दिन पहले अप्लाई करना होता है, किसी के अंदर 10 दिन के से पहले अप्लाई करना होता है, तब उसको मिलती है पेड लीव अर्न ओवर टाइम। हाफ पे लीव एचपीएल में क्या मिलता है? तो हाफ सैलरी मिलती है एचपीएल में। सर्विस बुक क्या होती है? रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय सर्विस। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एक सर्विस बुक दी जाती है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है उसके अंदर, वो सर्विस बुक बोलते हैं उसको। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? तो ट्रेनिंग पीरियड आफ्टर ज्वाइनिंग। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? कुछ डिपार्टमेंट के अंदर मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 साल का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद आप एक तरह से पक्के हो जाते हैं, ये समझिए। प्रोबेशन पीरियड आपको पूरा करना होता है। प्रमोशन किस पर आधारित होता है? तो सीनियरिटी और मेरिट पर आधारित होता है। प्रमोशन जो मिलता है सीनियरिटी के आधार पर और मेरिट के आधार पर आपको प्रमोशन मिलता है। डिसिप्लिनरी एक्शन किसके खिलाफ होता है? तो डिसिप्लिनरी एक्शन इज अगेंस्ट तो एम्प्लॉय वायलेशन रूल। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, उसके अगेंस्ट। सस्पेंशन कब किया जाता है? व्हेन इज सस्पेंशन डन। किसी भी आदमी को अगर सस्पेंड किया जाता है, किसी भी वर्क एम्प्लॉय को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर सस्पेंड किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? सीरियस मिसकंडक्ट। अगर कोई सीरियस मैटर डिपार्टमेंट के अंदर कर देता है तो उसे क्या किया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी कमीशन क्या, इंक्वायरी का जो बैच होता है, पैनल होता है, वो कैसी रिपोर्ट बनाता है उसके ऊपर निर्भर करता है। पेंशन किसे मिलती है? रिटायर्ड एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है। ग्रेचुइटी क्या है? व्हाट इज ग्रेचुइटी? लंप सम ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद एक लंप सम अमाउंट मिलता है, मोटा माटी से कहेंगे हम। पे कमीशन का काम क्या है? तो सैलरी रिवीजन करने का काम होता है पे कमीशन का। आगे बढ़ते हैं। 7th पे कमीशन लागू कब हुआ? तो 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ। आपको ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सीधे याद हो जाएंगे। कंडक्ट रूल किससे संबंधित है? तो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। कंडक्ट रूल डील विद बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रांसफर किसका हिस्सा है? सर्विस कंडक्शन, सर्विस कंडीशन का ये रूल है, मतलब कि पार्ट है। ट्रांसफर इज पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। इंक्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज इंक्रीमेंट? सैलरी इंक्रीमेंट एनुअली। एनुअली जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं सैलरी इंक्रीमेंट। डीए का पूरा नाम क्या होता है? तो डियरनेस अलाउंस ये होता है। एचआरए का मतलब क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। आप अगर कहीं पर रह रहे हैं तो उसका हाउस रेंट आपको डिपार्टमेंट देता है। और डीए जिसको टीए बोलते हैं, टीए तो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होता है।
7th पे कमीशन का हमने बात कर ली। तो टीए ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, मेडिकल लीव हेल्थ रीजन की वजह से आपको मेडिकल लीव मिलती है, स्टडी लीव अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन लेवल पे अगर भर्ती हुए हो, आप चाहते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करना, तो आपको स्टडी लीव मिलेगी, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। सस्पेंशन पीरियड सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है आपको, मतलब कि थोड़ा बहुत आपको जब सस्पेंड हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही आपको अमाउंट मिलता है जीवन यापन करने के लिए। तो किसी से आप उसकी जीवन जीने की वो तो नहीं छीन सकते ना। रिटायरमेंट एज क्या है? तो 60 साल है रिटायरमेंट एज। डिसमिसल रिमूव फॉर सर्विस, डिसमिसल मतलब डिसमिस कर देना एक तरह से, रिमूवल फॉर सर्विस, सर्विस से एकदम ही मतलब डिसमिस कर देगा। रिमूवल वर्सेस डिसमिसल, डिसमिसल हरास्ड, वायलेशन, एंटी करप्शन, मॉनिटरिंग, सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है, मेंटेन इन सर्विस बुक, मतलब कि सर्विस रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय का, ये सीधी बात समझो, सर्विस रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करते हैं, जो भी आपकी जब से आपकी सर्विस लगी है तो उसकी सर्विस की सारी देख रेख, आप क्या छुट्टी ले रहे हैं, कितनी आपने डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया, क्या काम किया, तो वो सर्विस सब कुछ सर्विस बुक के अंदर लिखा जाता है। तो कहाँ पर थे हम? प्रमोशन टाइप, सीनियोरिटी के बेस पर मिलता है प्रमोशन, मेरिट बेस पर मिलता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके बिहाव पर आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। पेंशन टाइप ओल्ड एंड न्यू स्कीम, एक तो ओल्ड पेंशन थी, अभी न्यू पेंशन का भी आया है, उसके बारे में थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे आगे कुछ आए, पढ़ेंगे हम। तो होती है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इसको बोलते हैं हम। जीपीएफ क्या होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड होता है। सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। कंडक्ट रूल वायलेशन पनिशेबल होता है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो लीव को सैंक्शन करती है। ऑफिस टाइमिंग फिक्स्ड बाय रूल, ऑफिस की जो टाइमिंग होती है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है वो तो होती है, आपको पता है। अटेंडेंस मैंडेटरी होती है ऑफिस के अंदर। लेट कमिंग मिसकंडक्ट कहलाता है, अगर आप किसी ऑफिस के अंदर लेट जा रहे हैं तो मिसकंडक्ट कहलाता है वो, तो ये माइनर केसेस में माना जाता है इसको। गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होता है? जनता का सेवक होता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर, एपीएआर, एपीएआर क्या होता है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ट्रांसफर लाइबिलिटी, यस, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ट्रांसफर तो होता ही है हर डिपार्टमेंट के अंदर, आप अगर वर्किंग है। डिपार्टमेंट एग्जाम प्रमोशन क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया मतलब डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रमोशन क्राइटेरिया, आपको मतलब प्रमोशन जो दिया जाता है वो हमने ऊपर पढ़ा ही है। सीनियोरिटी के बेस पर मिलता है, एक तो आपको क्या कहते हैं प्रमोशन, एक मेरिट के बेस पर मिलता है, और एक डिपार्टमेंटल के एग्ज़ाम, डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बिहाफ पर आपको क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है। ज्वाइनिंग टाइम, टाइम अलाउड आफ्टर ट्रांसफ़र। पे स्केल फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, जो पे स्केल होता है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है, ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक का सबका पे स्केल अलग अलग होता है। सर्विस रूल नेचर बाइंडिंग, एम ऑफ रूल डिसिप्लिन एंड इफिशियंसी। डे 5 एडवांस एमसीक्यू, आते हैं हम थोड़ा सा लीव रूल पे, सैलरी, एनपीएस, टीए, डीए पर बात करेंगे। कैजुअल लीव कितनी मिलती है? तो कैजुअल लीव 8 मिलती है। सीएल का पूरा वेतन मिलता है या नहीं मिलता? ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। बिल्कुल मिलता है, अगर आप सीएल ले रहे हैं, अगर आपकी सीएल बची हुई है और आप सीएल ले रहे हैं तो आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा। हाफ डे लीव किसे दी जाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें एचपीएल हाफ डे लीव मिलती है। सीएल कैरी फॉरवर्ड होती है, नहीं होती कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि मतलब कि एक साल आपका ये साल चल रहा है, आपने कोई सीएल नहीं ली, आप चाहते हैं अगले साल मुझे वो सीएल मिल जाए, क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी? वो नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे? गल जाएगी सीएल। तो सीसीएल क्या होती है? चाइल्ड केयर लीव कितने दिन की होती है? तो ये 750 दिन की लीव मिलती है, चाइल्ड केयर लीव।
मिलती है। अब बात करते हैं सीसीएल किसके लिए होती है, तो जाहिर सी बात है सीसीएल मिलती है चाइल्ड केयर लीव फीमेल्स को मिलती है, 730 दिन की लीव मिलती है। चाइल्ड एडॉप्शन लीव, अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है तो उसके लिए आपको कितनी छुट्टी मिलेगी, 135 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। सीएल का पूरा हमने बता ही दिया। अर्न लीव मैक्सिमम कितनी एक्यूमुलेट हो सकती है, मैक्सिमम एक्यूमुलेट अर्न लीव तो 300 लीव हो सकती है। रिटायरमेंट पर ईएल एनकेशमेंट कितना होता है, तो 300 दिन का एनकेशमेंट होता है, मतलब आपने 300 दिन की अगर छुट्टी नहीं मिली तो उसका आपको कैश मिल जाएगा। कम्यूटेड लीव किसके बदले ली जाती है, कम्यूटेड लीव इज टेकन अगेंस्ट एचपीएल के अगेंस्ट ली जाती है। हाफ पे लीव प्रति वर्ष कितनी मिलती है, एचपीएल पूरे साल में 20 मिलती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस लीव ईओएल में वेतन मिलता है, नहीं मिलता। लीव नॉट ड्यू कब दी जाती है, नो लीव बैलेंस, मतलब कि अगर कोई भी आपके पास लीव नहीं बची है, छुट्टियां नहीं बची है, तो आपको नो लीव बैलेंस मिलती है। सही बोला ना मैंने, नो लीव नॉट ड्यू, हाँ नो लीव बैलेंस। मैच्योरिटी लीव कितनी होती है, ओ सॉरी मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी कितने दिन की होती है मैटरनिटी लीव, तो ये मिलती है 180 दिन की। और ये किसको मिलती है मैटरनिटी लीव, मदर को मिलती है। मैटरनिटी लीव पिता को मिलती है 15 दिन के लिए, ठीक है। स्टडी लीव कितनी होती है, 24 मंथ की स्टडी लीव मिलती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिपार्टमेंट में हायर एजुकेशन के लिए तो आपको 24 मंथ की छुट्टियां मिलेंगी। स्पेशल कैजुअल लीव किसके लिए होती है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर जो भी मतलब कि एससीएल कंबाइन होती है, नहीं होती। किस पर कैलकुलेट होती है, डीए किस पर कैलकुलेट होता है, डीए इज कैलकुलेट ऑन बेसिक सैलरी पर डीए मिलता है आपको, जो डीए मिलता है डियरनेस अलोवेंस जो भी होता है। डीए कितनी बार रिवाइज होता है, तो कितनी बार रिवाइज होता है, टू ट्वाइस ए ईयर, मतलब कि साल में 2 बार डीए रिवाइज होता है आपका। 270, अब इस पे आते हैं 271। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें स्किप करने होंगे। 271 डीए कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, टीए ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलाउंस, मतलब कि आप कहीं आ रहे जा रहे हैं डिपार्टमेंट के काम से तो आपको टीए मिलेगा। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा आपको। डीए टैक्सेबल, यस फुली टैक्सेबल होता है। एचआरए टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी अप्रूव्ड 40 से 50%। बोनस परफॉर्मेंस इंसेंटिव, पीएफ रिटायरमेंट सेविंग पर मिलता है। एनपीएस लॉन्च्ड, एनपीएस मतलब लॉन्च कब हुआ, न्यू पेंशन स्कीम 2004। एनपीएस ओपन टू ऑल 2009। एनपीएस मैनेजमेंट बाय, मतलब एनपीएस मैनेज्ड बाय किसके किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, पीएफआरडीए के द्वारा। एनपीएस टाइप वॉलंटरी स्कीम होती है। जीपीएफ मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जीपीएफ कंट्रीब्यूट्स सैलरी परसेंटेज। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलती है। ग्रेचुएटी लमसम अकाउंट मिलता है। ग्रेचुएटी एक्ट 1972 है, ग्रेचुएटी का एक्ट कौन सा है 1972। मिनिमम सर्विस फॉर ग्रेचुएटी, ग्रेचुएटी कब मिलती है, 5 साल की मिनिमम सर्विस आपने की हो तब मिलती है। रिटायरमेंट एज 60 साल की होती है। एलटीसी ब्लॉक 4 साल। एलटीसी टाइप होम टाउन एंड ऑल इंडिया। सर्विस बुक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, सर्विस बुक में एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड होता है सर्विस बुक के अंदर। वार्निंग माइनर पनिशमेंट, जो वार्निंग दी जाती है किसी को तो माइनर पनिशमेंट दी जाती है, छोटी सी पनिशमेंट दी जाती है वार्निंग। रेप्रीमाइंड, रेप्रीमेंड सर्विस वार्निंग, अच्छा रिप्रीमाइंड है ये, रिप्रीमाइंड सर्विस वार्निंग होता है। डिसिप्लिन रूल बिहेवियर कंट्रोल, एक्स ग्रेटिया कंपेंशन पेमेंट, ऑनरेरियम एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर वर्क।
वर्ड्स भी थोड़े कठिन टाइप के दिए गए हैं यहाँ पर। इंक्रीमेंट रेट लगभग 3% इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, लगभग, थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन लगभग 3 के करीब मिलता है। सुपर एनोशन रिटायरमेंट पेंशन सिस्टम, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ उसको। रिल फ्रॉम वर्क रिलेटेड इलनेस लीव, रिल को बोलते हैं। रिल इंट्रोड्यूस्ड 2018 में रिल इंट्रोड्यूस किया गया। रिल सैलरी फुल इनिशियली। रिल रिप्लेस हॉस्पिटल लीव प्लस डिसेबिलिटी लीव। रिल को मतलब जो रिल जब आया तो उससे पहले कौन सी लीव चलती थी, मतलब हॉस्पिटल लीव चलती थी, डिसेबिलिटी चलती थी, तो उसको उसने रिप्लेस किया, अब ये वाला आ गया। ये इंक्लूड्स ट्रैवल प्लस होटल मील, ये जो मिलता है आपको, मतलब ये आपको किस लिए मिलता है ये पूछा गया है। ट्रैवलिंग मिलता है, अगर आप डिपार्टमेंट के काम से गए हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग आपको आने जाने का खर्चा मिलेगा, और जिस होटल में रुके रुके उसका खर्चा मिल जाएगा। मील मतलब जो खाया पिया है उसका खर्चा मिल जाएगा। हायर टी सिटी अलाउंस हायर रेट। DA linked with inflation, salary components, multiple parts, professional tax, state tax, leave travel allowance, travel expense, reimbursement, ट्रेवल अलाउंस रिम्बर्समेंट है, ये उसका पूरे ऊपर वाले का ही है। पीएफ डिडक्शन, मंथली सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है। ईपीएफ एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉयर होता है, और प्लस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन को ही हम ईपीएफ बोलते हैं। एनपीएस कॉर्पस यूज्ड फॉर annuity regular pension income। CIC type central body info commission concept link। government servant duty public service attendance मैंडेटरी होता है। ऑफिस डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। ट्रांसफर सर्विस कंडीशन है ट्रांसफर की। लीव सैंक्शन अथॉरिटी रिक्वायर्ड। ज्वाइनिंग टाइम आफ्टर ट्रांसफर अलाउड। सैलरी रिवीजन पे कमीशन के द्वारा। अलाउंस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। लीव एनकेशमेंट मनी फॉर यूज्ड लीव। मेडिकल सर्टिफिकेट नीड इन मनी लीव। पेंशन स्कीम टाइप डिफाइन कंट्रीब्यूशन एनपीएस के द्वारा। जीपीएफ वर्सेस एनपीएस, मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। सीएल वर्सेस ईएल। सीएल शॉर्ट टाइम में मिल जाती है आपको, ईएल थोड़ा सा अर्न लीव को बोलते हैं, तो आप महीने में कमाते हैं। एचपीएल आपको हाफ पे लीव मिलती है। डीए रिवीजन मंथ जनवरी एंड जुलाई में रिवाइज होता है। एलटीसी एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। हॉलीडे सेंट्रल 17 अप्रूव सेंट्रल एम्प्लॉयज़ के लिए। नेशनल हॉलीडे 3 डेज की होती है नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के लिए नेशनल हॉलीडे होता है हमारा। गजेटेड हॉलीडे मैंडेटरी गवर्नमेंट हॉलीडे होती है। लीव रिकॉर्ड सर्विस बुक के अंदर लीव रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। डिसिप्लिन एक्शन टाइप वार्निंग, रिप्री क्या बोलते हैं, खैर पढ़ लीजिएगा इसको। सबलेटिंग, रेंटल एग्रीमेंट ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सर्विस रूल, ऑफिस प्रोसीजर, रूल बेस्ड सिस्टम, सैलरी स्ट्रक्चर, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल पार्ट, गवर्नमेंट रूल्स, एम efficiency and discipline, work ethics important in service, employee right defined in rules। लीव टाइप मल्टीपल कैटेगरीज के लीव होते हैं। पेंशन फंड लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेंशन प्लस ग्रेचुइटी। एलटीसी बेनिफिट्स ट्रैवल कंसेशन। डीए पर्पज ऑफसेट इन्फ्लेशन। अलाउंस टाइप मैनी होते हैं अलाउंस, डीए होता है, टीए होता है, एचआरए होता है। ओवरऑल गोल क्या है एम्प्लॉय का, मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर प्लस एफिशिएंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। सही तरीके से आपको जो समझ में आएगा ना, वो आएंगे क्या कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही समझ में आएंगे। तो ज़्यादा फोकस हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर करना है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में भी आएंगे और आने की संभावना एग्जाम में वहाँ से ही रहेगी।
तो सीएल को किसके साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता? तो ज्वाइनिंग टाइम, सीएल को सीएल कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम। फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉय को कितने एक्स्ट्रा सीएल मिलती है? तो 4 एक्स्ट्रा सीएल मिलती है। सीसीएल किन बच्चों के लिए मिलती है? सीसीएल 2 बच्चों के लिए मिलती है, जो 2 मतलब 2 बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए सीसीएल मिलती है। चाइल्ड केयर लीव, सीसीएल में पहले वर्ष कितना वेतन मिलता है? तो 100% वेतन मिलता है पहले वर्ष, पहले साल सीसीएल जब लेते हैं चाइल्ड केयर लीव में तो 100% आपको सैलरी मिलती है। सीसीएल दूसरे वर्ष में कितना मिलता है? तो 80% आपको सैलरी मिलती है। एडॉप्शन लीव फीमेल एम्प्लॉइज मिलती है। एडॉप्शन लीव कब दी जाती है? चाइल्ड बिलो 1 ईयर, 1 साल से नीचे का अगर बच्चा आप अडॉप्ट करते हो तो उसे 1 साल से बच्चा, अगर आप 1 साल से कम का बच्चा अडॉप्ट करते हो तब आपको एडॉप्शन लीव दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। ईएल का मैक्सिमम एंगेजमेंट कब होता है? रिटायरमेंट पर होता है। कम्यूटेड लीव लेने के लिए क्या ज़रूरी है? तो मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है कम्यूटेड लीव के लिए। एचपीएल किस खाते में जमा होती है? लीव अकाउंट में एचपीएल क्या होती है? जमा होती है एचपीएल हमारी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेने का क्या कारण है? तो नो अदर लीव अवेलेबल। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जाती है तो आपके पास अगर कोई लीव नहीं बची है तो ये लीव ली जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। लीव नॉट ड्यू किस आधार पर दी जाती है? मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दी जाती है लीव नॉट ड्यू, मतलब कि जब लीव नहीं बचती। एल&डी अधिकतम कितनी दी जाती है? तो 360 दिन की दी जाती है। मैटरनिटी लीव किनके लिए है? फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए मैटरनिटी लीव होती है। मिसकैरेज के लिए कितनी छुट्टी दी जाती है? तो 45 दिन की छुट्टी दी जाती है। मैटरनिटी लीव कब दी जाती है? विदिन 6 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ, एडॉप्शन या एडॉप्ट किया है आपने तब पैटर्निटी लीव दी जाती है। मतलब बच्चा अगर आपका 6 महीने से कम का है तब आपको पैटर्निटी लीव दी जाएगी। पिताजी को लीव दी जाती है ये, फादर को। स्टूडेंट लीव के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए? 5 साल। सॉरी, स्टडी लीव के लिए, स्टडी लीव के लिए कितनी लीव दी जाती है? मतलब स्टडी लीव के लिए मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? आपने डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 5 साल की सर्विस अगर आपने बिता ली है, कर ली है, तो आपको स्टडी लीव दी जाएगी। स्टडी लीव के दौरान वेतन मिलता है? यस, पूरा वेतन मिलता है। सिक लीव किसके लिए होती है? इलनेस के लिए, मतलब अगर कोई बीमार हो जाता है तो सिक लीव मिलती है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव कब दी जाती है? इंजरी ड्यूरिंग ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तब आपको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिलती है। डीए डिपेंड्स ऑन, डीए पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर, डीए किसको मिलता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर को मिलता है। डीए डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड इन्फ्लेशन, डीए कैलकुलेट ऑन बेसिक पेपर से कैलकुलेट होता है, मतलब बेसिक पेपर आपको डीए कैलकुलेट होता है, बेसिक पेपर कैलकुलेट होता है। ये कवरेज, ट्रैवल एक्सपेंशन, चलो इसको छोड़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्किप करते हैं, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे हम। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने में आप भी बोर होंगे और मैं भी बोर होऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। सीधा हम ऑप्शन पे ही आते हैं। ऑप्शन नहीं, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है इसको आते हैं। डे 7, 6 किधर गया भाई? 6 तो हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नोटिंग क्या है? व्हाट इज नोटिंग? इंटरनल रिमार्क्स इन फाइल, डिपार्टमेंट के इंटरनल मैटर्स होते हैं ना, वो नोटिंग के ऊपर लिखे जाते हैं। ड्राफ्टिंग क्या होता है? व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ऑफिशियल कम्युनिकेशन राइटिंग को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। नोटिंग कहाँ लिखी जाती है? नोटिंग शीट पर लिखी जाती है। एक ग्रीन कलर की एक नोटिंग शीट होती है, उसके ऊपर नोटिंग लिखी जाती है। इसी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो ये काम आपको करने भी पड़ेंगे। नोटिंग शीट। ड्राफ्ट कहाँ लिखा जाता है? तो ड्राफ्ट शीट पे लिखा जाता है। नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो डिसीजन मेकिंग सपोर्ट होता है नोटिंग का पर्पस। ड्राफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है हमारे ड्राफ्ट से। नोटिंग किसके लिए होती है? तो ऑफिशियल इंटरनल यूज़ के लिए होती है हमारी नोटिंग। इंटरनल ऑफिस के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर हम लिखते हैं। ड्राफ्ट इज सेंट टू आउटसाइड पार्टीज, वो अपने डिपार्टमेंट से बाहर जो भेजते हैं हम उसको ड्राफ्ट बोलते हैं या ड्राफ्टिंग बोलेंगे। नोटिंग में भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लियर और कंसाइज। नोटिंग के अंदर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, जो भी आप समझाना चाह रहे हैं नोटिंग के अंदर होनी चाहिए। ड्राफ्ट में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो फॉर्मल एंड पोलाइट। ड्राफ्ट में फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। नोटिंग में क्या शामिल होता है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन नोटिंग? ओपिनियन एंड फैक्ट्स। नोटिंग में क्या होते हैं? ओपिनियन होते हैं और फैक्ट्स लिखे होते हैं। बाकी के जो जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई केस चल रहा है या किसी से भी रिलेटेड अगर आप नोटिंग लिख रहे हो, 10 पेज की नोटिंग को 1 पेज पे आपको मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं नोटिंग में। ड्राफ्ट में क्या होता है? फाइनल कम्युनिकेशन टेक्स्ट होता है, जो भी कम्युनिकेशन होती है उसका टेक्स्ट होता है। नोटिंग कौन करता है? क्लर्क और असिस्टेंट नोटिंग करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट के अंदर अगर भर्ती होते हैं तो आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ड्राफ्ट अप्रूव्ड कौन करता है? ऑफिसर्स अप्रूव्ड करते हैं। लिखता कौन है? क्लर्क से स्टार्ट होती है, हायर अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। नोटिंग का क्रम क्या होता है? बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है हमारी नोटिंग। नीचे ड्राफ्ट मतलब क्लर्क उसको लिखेगा और धीरे धीरे सबके पास जाएगी। जैसे ही आपने क्लर्क से स्टार्ट किया, एक ऑफिसर के पास जाएगी, फिर अगले ऑफिसर के पास जाएगी, फिर डिपार्टमेंट के सबसे हायर ऑफिसर के पास जाएगी, फिर उसी क्रम में वो वापस आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट में क्या ज़रूरी है? व्हाट इज़ एसेंशियल इन ड्राफ्ट? तो क्लियरिटी होनी चाहिए ड्राफ्ट के अंदर, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। नोटिंग में क्या अवॉइड करना चाहिए? व्हाट टू अवॉइड? पर्सनल बाइस, पर्सनल बातें मत लिखो नोटिंग में। ठीक है। ड्राफ्ट में टोन कैसी होनी चाहिए? पोलाइट एंड ऑफिशियल होनी चाहिए। नोटिंग किससे शुरू होती है? तो सब्जेक्ट से शुरू होती है। पहले जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, एप्लीकेशन में तो हालांकि हम सबसे पहले वो लिखते हैं जिसको हम भेज रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं नोटिंग में हम। सब्जेक्ट रेफरेंस, सब्जेक्ट देंगे और रेफरेंस देंगे वहाँ पे हम। सब्जेक्ट भी या रेफरेंस भी, इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं यहाँ पर हम। तो ये आ गया हमारा ड्राफ्ट इंक्लूड, सब्जेक्ट लाइन हो गया। सबमिटेड फॉर अप्रूवल नोटिंग फेज, इट इज प्रपोज्ड दैट नोटिंग फेज। दिमाग खराब हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ लेना, लो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसको पढ़ लेना रिवीजन के लिए। हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने जो यहाँ पे लिखा होता है ना, ये सब कुछ ये ही कोई इसी की शॉर्ट फॉर्म है बस। इन सब की शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है इसको बस। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नोटिंग हमने पढ़ लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारा लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिख दीजिए येस आई एम इंटरेस्टेड। हम आपको टेलीग्राम पर आपके वो भेज देंगे प्रैक्टिस सेट जो हमारी चल रही हैं। टेलीग्राम का हमारा लिंक, वो क्या कहते हैं, क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कीजिएगा। ऐसे स्कैन करके आपके पास हमारा टेलीग्राम का क्या है कि पता मिल जाएगा। आप उसके ऊपर अपना भेज दीजिए आपको जो भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये हमने क्विक रिवीजन कराए हैं। कुछ इसके अंदर हो सकता है भाई स्पेलिंग की मिस्टेक तो हर किसी से होती है थोड़ी बहुत, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।